जैसा कि अब हमारा अगला पेपर है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का, तो इसका यह मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए ना गेम चेंजर साबित होने वाला है। बिकॉज मैं पूरे सोल्यूशन के साथ आपको विथ मैप, भाई मैप वर्क तुम पे नहीं बनता है, तुम यार मात खा जाते हो इसमें भी। ये मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। सो पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर आपने मेरे बताए हुए सेट से तैयारी कर ली, सो मैं ये कह सकता हूँ कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन देखोगे ना, यहाँ से देखोगे। अब देखो कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं आता है, भाई हर ज़िले में ना अलग अलग सेट आते हैं, ठीक है। अलग अलग सेट आने की वजह से ना कई जगह क्वेश्चन आते हैं, कई जगह क्वेश्चन थोड़े स्किप हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, मैंने खुद क्वेश्चन देखे हैं और स्टूडेंट्स भी बताते हैं कि हाँ आते हैं, ठीक है। तो ऐसी कहने की बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे और आप पूरी तैयारी ध्यान से करके जाओ, पूरे क्वेश्चन रेडी करके जाओ, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें और तुम करके भी आओगे जब पूरा ध्यान से सुनोगे तो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की भी मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें को डीपली यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ, ठीक है। अब देखो आपके एग्जाम का पैटर्न इस प्रकार से रहेगा, ये पूरा देख लेना भाई, नहीं तो बाद में ना कहना, ठीक है ना। देखो सभी लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 10th क्लास में अगली साल ना मचाना है अपन को, ठीक है। और अभी तो ठीक है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। अब बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता ही है क्या है सारी, ठीक है। अपन सीधे विकल्पों से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे पढ़ते चलेंगे और इनको अच्छे तरीके से गाते चलेंगे ताकि याद होते चलें, ठीक है। सबसे पहले आपके में सही विकल्प आएंगे, ठीक है, बिल्कुल कूद करके आएंगे। कह रहा है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है भाई, तो महाद्वीप पहले तो तुम्हें पता होनी चाहिए भाई कि कितने महाद्वीप हैं भाई। 7 महाद्वीप हैं, उनमें से एक महाद्वीप है एशिया, ठीक है, एशिया। तो इसी महाद्वीप का हिस्सा है भाई, दक्षिणी में है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है भारत जो है एशिया के, ठीक है। अगला, भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो हिमालय, मध्य भारत या मरुस्थल या उपरोक्त सभी। देखो भाई प्राकृतिक रूप से वनस्पति ना हर जगह पाए जाते हैं लगभग भारत में, ठीक है। तो इन जगह तो कह ही दो आप मेनली, ठीक है। हिमालय में भाई क्यों नहीं होंगे, मरुस्थल में क्यों नहीं होंगे, मध्य भारत में क्यों नहीं होंगे भाई, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, ठीक है। पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं, आसपास के देश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसका यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है ना वो भारत से अधिक है, जनसंख्या नहीं घनत्व की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा कि फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी, तो 1780, 1890, 89, ठीक है, यही करेक्ट आंसर है, बिल्कुल से याद रख लो भाई, दिमाग में बिठा लो इसको, फ्रांस की क्रांति, ठीक है। कह रहा है द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध किससे था, तो समाजवाद, समतावाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद से इसका संबंध था द्वितीय इंटरनेशनल का, ठीक है। नेक्स्ट है नाथसीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा, ठीक है, नाजीवाद की बात कर रहा है, सो जर्मनी देश में, ठीक है। हिटलर जहाँ के शासक थे, ठीक है, हिटलर, ठीक है, हिटलर को जानते हैं ना, तो जर्मनी में यहाँ पे नाजीवाद यहाँ पे उभरा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भाई वही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एशियन रहेगा इसका आंसर, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव रहेगा, ये रहेगा बांग्लादेश हमारा, ठीक है, 1789, और यहाँ पे सोशलिज्म, समाजवाद, और ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा जर्मनी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर है, बाकी वही चीज़ें हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपने रिक्त स्थानों की ओर, ठीक है। सभी लोग यार लाइक कर दें यार, ठीक है, कर दिया करो यार। कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट दिया गया जुकाम और खांसी की दवा के लिए खालिस्तान पादप का उपयोग, भाई किसका उपयोग करते हैं, सबसे पहले तो चाय में हम लोग तुलसी उबाल करके पी लेते हैं, ठीक है, तुलसी का उपयोग करते हैं मेनली, ठीक है, तुलसी औषधीय आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहा है तो 73% थी, ठीक है, 73% थी। नेक्स्ट है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना है, किसकी रचना है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, सो ये जो है रूसो की रचना है, ठीक है, रूसो की रचना है, एक रूसो रचना है, ठीक है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के लिए, अब आपको बताना है ये रचना किसकी है, ठीक है, रूसो की रचना है, मतलब एक रूसो रचना है, लेकिन है किस प्रकार की, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के लिए खालिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया, तो जो जर्मनी है ना वही नाजीवाद वाला, ठीक है, जर्मनी, हिटलर, ठीक है, मतलब उस टाइम का कहें तो, ठीक है, तो जर्मनी को उसका जिम्मेदार ठहराया गया था। अगला है वन सेवा की स्थापना वर्ष खालिस्तान में की गई थी, तो वन सेवा की स्थापना सन 1966 में की गई थी। अगला है मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे लोग, तो इसका आंसर आपका मेरे लोग हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 के अपने सत्य असत्य देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान तरीके से देखो, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, ठीक है। भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, सत्य हो जाएगा। रूस में सामूहिक खेती को कुल खोज कहा जाता है, ये भी सही है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष राज्य है, ये भी सही है, ठीक है। और अगला कह रहा है कि लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, ये भी सही। और 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक हैं, बिल्कुल सारे के सारे सही हैं। देखो कई बार ऐसा हो भी जाता है कि सारे सही आ जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल से ध्यान रखना। और ऐसा नहीं सोचना कि तुक्के में आप एक गलत एक सही, एक गलत एक सही, नहीं, ध्यान से पढ़ करके क्वेश्चन को लगाना, ये सारे सही हैं तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम आपकी आगे आ जाती हैं सही जोड़ियां। तो 4 नंबर प्रश्न में सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, देखो पहला कह रहा है दोआब फूलों की बौछार भारत का संविधान बनाना। ठीक है, बना मतलब कब बना। ठीक है, तो दोआब दो नदियों के बीच का जो भाग होता है ना वो दोआब कहलाता है, जो कि सामने आंसर दिया गया बिल्कुल से। ठीक है, फूलों की बौछार कहवे से मिल जाएगी जोड़ी। ठीक है, भारत का संविधान बनना 26 नवंबर 1949 सही हो जाएगा, है ना। किसी दस्तावेज का खास हिस्सा ये धारा कहलाता है। ठीक है, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन और निर्धनता रेखा का मापन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यहाँ पे जारी करता है, मापन करता है उसका। ठीक है, तो ये हो जाती हैं आपके यहाँ पे कह लो कि एक तरीके से कह सकते हो आप ये सही जोड़ियाँ कंप्लीट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन एक वाक्य शब्द में उत्तर की ओर। ठीक है, तो इससे देखो भाई ध्यान से देख लेना, आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है पहला है दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, तो दो आब कहलाता है बेटा। ठीक है, दो आब, इस तरीके से इसको याद रखना। दो नदियाँ आ रही हैं भाई, इनके बीच का जो भाग है, ठीक है, कोई भी भाग हो सकता है, दो आब है। जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम क्या है भाई, तो एक प्रकार की जेट स्ट्रीम क्या है, पवनें होती हैं यानी कि हवाएं होती हैं। तो आंसर मैं आपको बता दूं कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर चलने वाली पश्चिमी हवाएं। ठीक है, ऊंची या ऊंचाई, ठीक है ऊंचाई लिख देते हैं, ऊंचाई पर चलने वाली हवाएं। ठीक है, चलने वाली आप हवाएं कह सकते हो इनको। ठीक है, चलने वाली पश्चिमी हवाएं ही यहाँ पे जेट स्ट्रीम कहलाती हैं। ठीक है, इतना लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। अगला कह रहा है छुआछूत की समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 17 में। ठीक है, 17 में, सेक्शन 17 में अनुच्छेद 17 लिख दोगे पूरा, या फिर मैंने 17 लिख दिया तो भी सही है। अगला कह रहा है निर्धनता से क्या है भाई, निर्धनता क्या है, निर्धनता तो सभी जानते हैं, मतलब निर्धनता का अर्थ होता है एक तरीके से जीवन जीने के लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं, जैसे भोजन नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है ना, तो इनका अभाव ही निर्धनता है। ठीक है, यानी कि जीवन जीने के लिए जो यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो जिसके पास नहीं है वो निर्धन है। ठीक है, तो वो निर्धनता है। अगला कह रहा है कि मनरेगा का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पर लिखे हुए देख लो बिल्कुल से। ठीक है, ये रहेंगे आपके सामने आंसर। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 एक वाक्य के उत्तर पूरे दिए गए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लो। आगे बढ़ते हैं हम 6वें नंबर प्रश्न की ओर। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। ठीक है, हिमालय के भागों के नाम कह रहा है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। ठीक है, तो देख लो यहाँ से आंसर इसका। ठीक है, पहला तो हिमालय के जो प्रमुख विभाग हैं, एक है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये 3 प्रमुख पार्ट हैं हिमालय के। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तीनों याद रखना। अगला अथवा में था विंध्याचल और हिमालय पर्वतियों में क्या का जो पठार है। ठीक है, अरावली और विंध्याचल श्रेणियों के बीच जो पठार है वो है मालवा का पठार। ठीक है, तो आंसर याद रखना कौन सा पठार है, मालवा का। ठीक है, अगला है नमामि गंगे परियोजना क्या है और नमामि देवी नर्मदे क्या है। ठीक है, नमामि देवी नर्मदे योजना भी तो है। ठीक है, तो ये नमामि गंगे और नर्मदे ये दोनों याद रख लेना। ठीक है, कह रहा है भाई यह केंद्र सरकार द्वारा 2014 से शुरू किया गया एक संरक्षण मिशन है। ठीक है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना, उसका संरक्षण करना है, नमामि गंगे। ठीक है, नमामि देवी नर्मदे यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा नदी के संरक्षण, भाई वही चीज़ है। ठीक है, गंगा है तो गंगा नदी के लिए और नर्मदा है तो नर्मदा के लिए। ठीक है, अगला कह रहा है चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए और जेट पवनें क्या हैं। ठीक है, और मृत्यु दर किसे कहते हैं। ठीक है, इसको समझाना है आपको। तो इन सब के आंसर आप यहाँ से देख लो एक बार। भाई चक्रवात प्रभावित राज्य जो है उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, और जेट पवनें क्या है, देखो 8वें का आंसर पूरा एक साथ देख लो। ठीक है, जेट पवनें ये अत्यधिक ऊंचाई पर संकरी पट्टी में स्थित चलने वाली पश्चिमी हवाओं को जेट स्ट्रीम या जेट पवनें कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लोगे। आगे मृत्यु दर था, तो मृत्यु दर एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने मृत्यु, यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई 1000 लोगों में से एक वर्ष में। ठीक है, 1000 प्रति व्यक्तियों पर मरने वालों की जो संख्या होगी वो मृत्यु दर कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपका इसका अथवा दिया गया है यहाँ पे, प्रवास जनसंख्या। ठीक है, देखे ना प्रवास जनसंख्या। ठीक है, तो प्रवास जो है जनसंख्या को कैसे प्रभावित करता है, प्रवास मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, प्रवास से जनसंख्या का आकार, वितरण और संरचना ये बदल जाती है। यह आगमन वाले स्थान की संख्या जनसंख्या बढ़ती है और प्रस्थान वाले की घटती है। ठीक है, यही प्रभाव पड़ता है। अगला है वन विनाश किसे कहते हैं, स्लीपर से क्या आशा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी होंगी, देख लो आप यहाँ पे। ये रहेगा खेती, आवास या ईंधन के लिए वनों को बड़े पैमाने पर काटना या नष्ट करना ही वन विनाश कहलाता है। ठीक है, सीधी बात है, वनों को नष्ट करना, वनों का विनाश ही वन विनाश है। ठीक है, स्लीपर है तो रेल की पटरियों के आर पार बिछाए गए लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर स्थिर रखते हैं उन्हें स्लीपर कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बंजारा समुदाय कहाँ रहता था और प्रतिभूमि नियमावली की महत्वपूर्ण बातें समझाइए। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से याद करना, बंजारा समूह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये रहेगा 11 का उत्तर। बंजारा समूह मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में रहते हैं। ठीक है,
प्रतिभूमि नियमावली किस तरीके से, यहाँ पे मुख्य बात यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा क्या है, लिखिए। संघीय सरकार किसे कहते हैं, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला है आम चुनाव क्या होते हैं, लिखिए। और उपचुनाव क्या है, लिखिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, इसको भी लिखना है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, लिखिए, ठीक है। तो 14 तक आंसर बता देता हूँ मैं आपको, 12, 13 और 14 का अथवा के साथ, ठीक है। ये रहेगा 12 का आंसर। पहले तो देख लो संविधान क्या है, ठीक है। संविधान क्या है, चुने हुए प्रतिनिधियों की वह सभा जो किसी देश के संविधान को लिखने का काम करती है, वो है संविधान सभा, ठीक है। और संविधान क्या है, संविधान एक प्रकार का प्रलेखित कानून होता है संविधान, ठीक है। और संविधान सभा क्या है, तो जो संविधान के लिए यहाँ पे संविधान सभा जो किसी देश के संविधान को लिखने का कार्य करती है, वो संविधान सभा, जो संविधान बना है वो संविधान सभा है, ठीक है। संघीय सरकार ऐसी सरकार जिसमें सत्ता का बंटवारा हो, ठीक है। केंद्र में सरकार हो, राज्य में हो, तो अपने यहाँ पे भारत में संघीय सरकार है, ठीक है। तो ये याद रखना। अगला था आपका आम चुनाव क्या है भाई, आम चुनाव देखो, तो लोकसभा या विधानसभा के लिए हर साल 5 साल बाद क्या होते हैं, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक साथ होने वाली चुनाव को आम चुनाव, मतलब आम चुनाव एक तरीके से जो भाई वो आम चुनाव क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हर एक जगह जो चीज़ हो वो तो आम ही हो जाएगी, ठीक है। और चुनाव ना 5 साल में भले ही होते हैं, लेकिन हर जगह होते हैं तो आम चुनाव कहलाते हैं, ठीक है। उपचुनाव क्या होता है, यदि किसी समुदाय की मृत्यु, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हो जाती है, तो केवल उस सीट के लिए होने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं, ठीक है। या फिर इस्तीफा दे दिया जाता है या सरकार गिर जाती है किसी कारणवश, तो उपचुनाव होते हैं, ठीक है। अगला था आपका 14 में धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, तो वह राज्य जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं होता, ठीक है। तो जहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार और सम्मान मिलता है, वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, तो अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे न्यायालय जाने की शक्ति देता है, कि अगर तुमको न्याय नहीं मिल रहा है तो तुम सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अपनी गुहार लगा सकते हो, ठीक है। और ये जो संविधान है, इसके संविधान की आत्मा भी इस अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अकॉर्डिंग कहा गया है, ठीक है। ये याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है छोटे किसान किसे कहते हैं भाई, छोटे किसान क्या है भाई, चलो देखते हैं। अथवा में कह रहा था कि मझोले और बड़े किसान, भाई छोटे किसान तो है, मझोले और बड़े किसान क्या हैं, ठीक है। और कह रहा है कि निर्धनता रेखा से क्या आशा है, और भारत में जो भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए, ठीक है। तो राज्यों के नाम लिखने गरीब जनसंख्या वाले, ठीक है। खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन कौन लोग प्रभावित हुए थे, और भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। और हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के कोई 3 लाभ लिखिए, ठीक है। तो 18 तो बाद में, लेकिन पहले ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लो, 15 से लेकर के 17 तक, ठीक है। ये देखो 15 का आंसर देख लो, यहाँ पे 15 का आंसर देख लो ध्यान से। कह रहे हैं कि वे किसान जिनके पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, वो छोटे किसान कहलाते हैं। मंझोले किसान कौन होते हैं भाई, जिनके पास 2 से 10 हेक्टेयर के बीच खेती है। मंझोले मतलब ये बीच के अटके हुए कह लो, है ना, मंझले, ठीक है। इनके पास ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है ना, मतलब ठीक ठाक है, ठीक है। ये बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर, मतलब जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है, वो बड़े किसानों के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला था आपका 16 में आंसर कि निर्धनता रेखा क्या है, तो निर्धनता रेखा होती है यह आय या उपभोग का वह न्यूनतम स्तर है जिससे नीचे रहने वाले व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, तो वो होती है निर्धनता रेखा। निर्धनता बोली तो गरीबी भाई, अपनी बुनियादी ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर पाएंगे, ना खाने के लिए, ना खाना अच्छी से अपनी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, ना भोजन, ना मकान, ना, ठीक है ना, मतलब जो बुनियादी सुविधाएँ होती हैं ज़रूरी, वो यहाँ पर पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इससे नीचे न्यूनतम स्तर के जो लोग होते हैं वो निर्धनता रेखा के अंतर्गत यहाँ पर कहे जाएंगे। सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन हैं, बिहार, ओडिशा और असम, ठीक है, या उत्तर प्रदेश कहा जा सकता है। तो अगर क्रम से कहें तो बिहार को ऊपर रखा जाता है, ओडिशा है फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा था भाई खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो चलो इसका भी आंसर देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा भाई ये दिया गया आंसर, अकाल बाढ़ जैसी आपदाओं के समय अनाज की कमी को पूरा करने और समाज के वर्गों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी भाई। खाद्य सुरक्षा इसलिए ही जरूरी है, खाद्य यहाँ पे एक तरीके से स्टोर करके रखना भाई, ऐसी जो कभी स्थिति बने, अकाल पड़े, बाढ़ जैसी स्थिति है, तो ये अनाज हमारे क्या स्टोर रहेगा तो काम आ सकेगा बाद में, ठीक है। इसलिए बंगाल के अकाल से सर्वाधिक प्रभावित लोग कौन कौन से थे, तो खेतीहर मजदूर हो गए, मछुआरे हो गए, परिवहन कर्मी वगैरह। तो ये यहाँ पे दिहाड़ी कुछ मजदूर ऐसे थे जो कि सर्वाधिक प्रभावित हुए बंगाल में जब अकाल पड़ा था 1943 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भाई कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, ठीक है। और हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखे। चलिए इस 18 का आंसर तो ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो देख लो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, क्योंकि विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है भारत भाई। भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, 3,32,263 वर्ग किलोमीटर भारत है अपना। और प्राकृतिक सीमाएं इसकी जो है यहाँ पे एक तरफ कह लो हिमालय है, दूसरी तरफ कह लो, और 3 तरफ से ही यहाँ पे किससे, समुद्र से घिरा हुआ है ना। यहाँ पे कह सकते हो पश्चिम में अरब सागर है, और यहाँ पे पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। इसे शेष एशिया से अलग एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई बनाते हैं ना, तो ये चीज़ है।
और जलवायु विविधता है अपने भारत में यार, हर एक मौसम में भाई हर एक मजा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो लिख देना। बाकी अथवा में क्या था, हिंद महासागर को भारत की केंद्रीय स्थिति के कोई 3 लाभ लिखिए भाई। तो हिंद महासागर अपने जो है ना दक्षिण में, उसके लाभ क्या हो सकते हैं भाई, व्यापारिक लाभ। एक तो यहाँ पे सीधे वहाँ से व्यापार होता है, ठीक है, यानी समुद्री मार्ग से, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसानी से होता है। सामरिक महत्व है, हिंद महासागर पर नियंत्रण और निगरानी रखने के लिए भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। संसाधनों की उपलब्धता हो जाती है, जैसे मछली और खनिज जो है प्रचुर मात्रा में वहाँ से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19 में कह रहा है बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, कोई दो परिवर्तन लिखिए, और रूसी क्रांति के कोई दो प्रभावों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और अगला कह रहा है लोकतंत्र के 3 मूल्य बताइए जिस पर कोई भी लोकतंत्र टिका हुआ है, और भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होता है लिखिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 19 और 20 का आंसर हम आपको बता देते हैं, देखिएगा ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आपका 19 का आंसर, ठीक है। ये रहा 19 का। तो यहाँ पे अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों द्वारा किए गए परिवर्तन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, भूमि का पुनर्वितरण, ठीक है, इसको आपको रेडी कर लेना है। ये रूसी क्रांति के कोई दो प्रभाव यहाँ पे दिए गए हैं, निरंकुश शासन का अंत और समाजवाद की स्थापना। तो रूसी यहाँ पे क्रांति हुई थी, उसके पश्चात कहें तो यहाँ पे रूस में जार शाह का खात्मा हो गया। जार जो शासक था वहाँ का, रूस का शासक कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जार, ठीक है। जार की जो शाही थी, यानी कि जार का जो तंत्र था, जार का जो शासन था वो खत्म हो गया था, खात्मा हो गया उसका, ठीक है। और समाजवाद की स्थापना हुई, ठीक है। ऐसी सरकार बनी जिसमें साम्यवाद और समाजवाद के सिद्धांतों का पर देश चलाने का प्रयास किया, ठीक है। लोकतंत्र के 3 मूल्य कौन कौन से हैं, 20 का आंसर दिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, यही 3 मूल्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होता है, तो 368 ये हमारा सेक्शन है, इसके अंतर्गत कुछ बिंदु हैं, तो इसके अकॉर्डिंग है ना, लोकसभा या राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा, फिर जब बिल पारित हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर 2/3 बहुमत मिल जाता है तो यहाँ पर संशोधन किया जाता है, नहीं तो नहीं, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिए, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका 21 में। 21 में भाई क्या कह रहा है, ठीक है, ठीक से दिख नहीं रहा होगा। 21 में कह रहा है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये गंगा यमुना का पठार, विंध्याचल का पठार, ठीक है। ये पठार वठार भैया ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ इनको, तो ये आप वहाँ से देख लिया करें, ठीक है, मिल जाएंगी चीज़ें। कह रहा है भाई गंगा यमुना का पठार मैदान, ठीक है, तो ये रहेगा। छोटा नागपुर का पठार ये रहेगा हमारा यहाँ पर झारखंड में, ठीक है। महानदी ये है हमारी उड़ीसा में, ठीक है। नर्मदा अपने मध्य प्रदेश में ये है, ठीक है। कृष्णा नदी ये रहेगी यहाँ पे, देखो इस तरीके से, ठीक है। और ये है विंध्याचल का पठार, ठीक है। बुंदेलखंड का पठार ये रहेगा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये चीज़ें याद रखें। बाकी अपना ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये अपना वेस्ट है, और ये अपना ईस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें देखो यहाँ पे नाम देख सकते हो, जो जो चीज़ें पूछी गई हैं वो सारी मैंने लिख दी हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जाम में भरना बढ़िया तरीके से, आसानी से, ठीक है। अगला कह रहा है भाई संवैधानिक अध्यक्ष से आपका क्या अभिप्राय है, समझा करके लिखिए। और अब भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस नियम के तहत है, समझा करके लिखिए। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ठीक है। ये देखो 22 का उत्तर देख लो पहले तो। संवैधानिक अध्यक्ष के तौर पर अगर कहा जाए कुछ यहाँ पे, ठीक है, तो ये रहेगा। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से आशय उस पद से है जो देश का औपचारिक प्रमुख होता है ना, जो कि भारत में राष्ट्रपति को संवैधानिक अध्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। इसके कुछ बिंदु हैं, राज्य का प्रमुख होता है जो कि भारत में राष्ट्रपति है, और प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक भारत का कहा जाता है, ठीक है। तो प्रथम नागरिक कौन है भारत का, वो है राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नियुक्ति का अधिकार होता है, संसदीय भूमिका होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। बाकी अथवा में था भाई भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस प्रकार है, किस चीज़ के तहत है, तो अनुच्छेद 123 के तहत है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। और कैसी परिस्थिति में है, तो जब संसद के दोनों सदनों में से कोई सत्र में ना हो, राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, तो तत्काल कार्रवाई की जाती है, ठीक है। प्रभाव, अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा पारित कानून के समान ही होता है, और सीमा संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे संसद से स्वीकृति मिलना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ है। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट वाला भाई 23वां। आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं को उदाहरण देकर समझाइए, और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की कोई 3 आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं, लिखिए। कौन कौन सी होती है भाई, तो लिखिए, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इनसे क्वेश्चन ना आए एग्जाम में तो मुझे बताना आकर के, आएगा और जरूर आएगा, ठीक है। तो ये देख लो पहले तो यहाँ पे आएगा और जरूर आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे यही ना दिया गया था, है ना, आर्थिक और गैर आर्थिक। देखो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, वे क्रियाएं जो धन कमाने और आजीविका चलाने के उद्देश्य से करी जाती हैं, उन्हें आर्थिक क्रियाएं, ठीक है। तो धन कमाने के लिए और जीवन यापन हो जाए उसके लिए तो आर्थिक क्रियाएं, ठीक है। उदाहरण पे एक किसान द्वारा खेत में काम करा जाता है ना। एक डॉक्टर द्वारा क्लिनिक में मरीज को देखा जाता है ना। या किसी फैक्ट्री में मजदूर का कार्य करना, ये आर्थिक क्रियाएं, ठीक है। अब गैर आर्थिक बोले तो भाई ये क्रियाएं प्यार,
सेवा, कर्तव्य, आत्मसंतुष्टि के लिए। मतलब यार इसमें कोई भाई पैसे वैसे की जरूरत है नहीं कि भाई पैसा मिल जाए, है ना। मतलब एक तरीके से अगर आप सेवा भाव से कर रहे हो कोई चीज़, ठीक है, तो ये उसके लिए करी जाने वाली कुछ क्रियाएं होती हैं, ठीक है। एक माँ द्वारा अपने बच्चे का पालन पोषण एक गैर आर्थिक क्रिया है, ऐसा उसे नहीं लगता भाई कि हमें पैसा मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं गैर आर्थिक और आर्थिक में। अगला था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके एग्जाम में, प्राथमिक क्षेत्र देख लो ध्यान से भाई। कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र, इसमें वे क्रियाएं आती हैं जो सीधे प्राकृतिक चीज़ों पर आधारित होती हैं, संसाधनों पर आधारित होती हैं, जिसमें कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन। तो प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण याद रखना, कृषि हो गया, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन वगैरह, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण भाई इसमें उद्योग आते हैं सारे के सारे। जैसे देखो इसमें क्या प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से, बोले तो यार मैन्युफैक्चरिंग होती है जहाँ पे भाई कह लो कि उद्योग में ही ना होती है, तो उद्योग के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आएंगे भाई वो द्वितीय क्षेत्र कहलाएंगे, ठीक है। गन्ने से चीनी बनना भाई, है ना, तो ये उद्योग के अकॉर्डिंग होगा। कपास से कपड़ा बनने उद्योग में होगा। भवनों का निर्माण, ठीक है, और उद्योगों में उत्पादन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र यानी कि जो टर्सरी सेक्टर है हमारा, इसमें सेवाएं आती हैं केवल, ठीक है। क्षेत्र जो है स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, इसमें वो सेवाएं प्रदान करता है। सेवा क्षेत्र से कहते हैं, जैसे परिवहन सेवा, ठीक है, तो वो वहाँ पे कोई वस्तु नहीं दे रहे हैं आपको, वो सेवा दे रहे हैं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ रहे हैं। बैंकिंग सेवा, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैंक की सेवाएं दे रहे हैं। संचार सेवा, शिक्षा सेवा, ठीक है, व्यापार सेवा, स्वास्थ्य सेवा। तो ये है यहाँ पे तीनों यहाँ पे क्षेत्र याद कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रेडी करके जाइए भाई। मैं कह रहा हूँ अच्छी तरीके से इसको देख लिया और मेरे सारे सेट देख लिया करो यार, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से बताता हूँ और पूरे देख करके जाया करो, तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, वहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।